हेलो फ्रेंड्स, अभी CGPDTN एग्जामिनर पेटेंट एंड डिज़ाइन का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 15 मार्क्स के लिए एक सेक्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको लेके हमने एक पिछली क्लास की थी जिसमें टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। फ़िलहाल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप्स के होते हैं ये टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। फर्स्ट वन इज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, डेटाबेस और ट्रेड सीक्रेट्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बिहाइंड कुछ थ्योरीज हैं जो कि अलग अलग थिंकर्स और सोशलॉजी जो भी हैं सोशल थिंकर्स, उन्होंने कुछ अपने अपने व्यू दिए हैं, जिसको लेके कुछ थ्योरीज डेवलप हुई हैं, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है नेचुरल राइट थ्योरी। नेचुरल राइट थ्योरी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन ने कोई क्रिएशन किया है, कि अगर कोई क्रिएशन एनीवन जैसे कोई कर रहा है क्रिएशन, तो उसके लिए टोटल उसके लिए राइट दिया जाता है कि उस पर स्पॉन्टेनियसली नेचुरल राइट जाता है कि वह उसके ऊपर जो भी प्रिविलेज मिलना है वो ले सकता है। The main justification behind this theory is that everyone has the right to consider his or her idea as the natural property right by the reason that creation originates from the efforts originally and inventiveness of the creator। तो इस तरह से ये इसको डिफाइन करता है। The backbone of this theory is based on the famous philosopher John Locke। जॉन लॉक के प्रिंसिपल पर आधारित है। जॉन लॉक के क्या थे? फिलोसफर थे, और जिन्होंने क्या आइडिया दिया था कि इफ़ एनी पर्सन create any invention, then it have the natural right over his creation, applying because he has applied his intellect। In this sense, there is no difference between the intellectual property and traditional tangible property। वो कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ उन्होंने कंपेयर किया और उन्होंने कहा दोनों इक्विवेलेंट हैं। इस तरह से इनका व्यू था। इस थ्योरी को लेके कुछ लोगों ने कुछ अपने पॉइंट दिए हैं, जिसको हम क्रिटिसिज्म की देखेंगे। प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी इस तरह से हैं कुछ। दिस थ्योरी डज नॉट डील्स विद द टेम्पोरल लिमिटेशन ऑफ IPR। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई है कि हाँ भाई एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद में इसका जो है उसके ऊपर जो राइट्स है नेचुरल राइट वो एक्सपायर हो जाएगा। So usage of IPR is the time bound, which means that after expiration a certain period of time IPR protected object will be available in public domain। ने कहा कि after some period of time ये जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेंगे। देन उसके बाद में सेकंड इसका क्या, जॉन लॉक थे, तो जॉन लॉक का सेकंड इसका जो क्रिटिसिज्म था, स्टेन एन इनोवेटर फ्रॉम द ओइंग एन ऑब्स्ट्रक्ट आइडिया विच कैन अफेक्ट द सब्सिक्वेंट इनोवेटर्स। सपोज किसी पर्सन ने एक कुछ इनोवेशन कर दिया, अब उस इनोवेशन को लेके अदर पर्सन कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए कि अगर उसने नेचुरल राइट ऑलरेडी उसको मिल चुका है तो अदर पर्सन के लिए उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये ऐसा कुछ इसका एक दूसरा क्रिटिसिज्म है। थर्ड क्या है कि एन एप्रोप्रिएटर कैन नॉट इन रैप्चर all the natural resources of the world, such as if anyone get the ownership of this idea, producing suppose milk from soybean, entire market producing the soya milk will be cornered down by a single creator। So this is the basic criticism behind the natural right theory। Second, we will discuss about यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये थ्योरी क्या है कि यूटिलिटेरियन थ्योरी ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। उन्होंने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सामाजिक की भलाई के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। ने कहा मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट हो सके, और दूसरा क्या है कि सोशल इंटरेस्ट में हो। तो द वर्ड यूटिलिटी मीन्स सोशल वेलफेयर। दिस थ्योरी इज चैम्पियनड बाय द ग्रेट इकोनॉमिस्ट बेंथम एंड मिल। जो दो इकोनॉमिस्ट थे, बेंथम और मिल, ने इसके ऑब्जेक्टिव को लिया था। इस थ्योरी को किसके थ्रू दिया गया है? बेंथम एंड मिल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग एवरी पॉलिसी यूनिवर्सल इन द सेंस ऑफ अटेनिंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर
इनका बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम पीपल और मैक्सिमम बेनिफिट. The primary essence of this theory is that industrial progress and the cultural goods can create a better and important economic impact on the society. इनका जो बेसिक सेंस था, इन्होंने बोला कि जो हमारे देश के अंदर कुछ भी इनोवेशन है या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा है, कल्चरल गुड्स, और इस तरह से उसको रिवार्ड मिलना चाहिए. प्रमोटिंग द इन्वेंशन, क्रिएशन and the nominal certification that also outcome will the superior as compared to the expense incurred on his work. और जो उसने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट, सपोज एक इन्वेंटर है, उसने कुछ इन्वेंशन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारा इंटेलेक्ट उसमें लगाया, देन उसके लिए कुछ रिवार्ड भी मिलना चाहिए. तो इस तरह से ये थी जो थ्योरी. लाइकवाइज एज नेम सजेस्ट, इंसेंटिव थ्योरी भी इसको हम कहा जाता है. इसके बिहाइंड कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे यूटिलिटी गेन्स फ्रॉम द इम्पीटस ऑफ इनोवेशंस एंड न्यूट्रलाइज अगेंस्ट द लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू द एक्सक्लूसिव ओनरशिप. मैंने कहा सपोज किसी पर्सन विशेष के लिए हमने अगर ओनरशिप दे रखी है तो उससे क्या होगा कि ये उसको एक्सक्लूसिव राइट है, और रियली द बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बीट अगेंस्ट द कैजुअलिटी और नॉट. तो इसमें क्या है कि उसके लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके लिए कोई डिफाइंड वे नहीं है. थर्ड वन थ्योरी, सोशल प्लानिंग थ्योरी. सोशल प्लानिंग थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कंसिडर्ड पर्टिकुलरली एज द पार्ट ऑफ जनरल प्रॉपर्टी लॉ एंड इट मस्ट बी सीव्ड कल्टिवेटिव अटेनमेंट ऑफ ए फेयर एंड अट्रैक्टिव कल्चर. इन्होंने कहा है कि सोशल इंटरेस्ट में अगर कुछ भी कोई इनोवेशन कर रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो सोशल इंटरेस्ट में उसके लिए वो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर और डेवलपमेंट और एक सोसाइटी की अच्छी तरह से सेव करने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें. तो इस तरह से इन्होंने सोशल प्लानिंग, इस थ्योरी की कुछ जो है क्रिटिसिज्म भी हैं कि यूटिलिटेरियन थ्योरी इन ओरिएंटेशन बट द विलिंगनेस टू डिस्पोज द प्रोटेक्शन ऑफ ए डिजायरेबल सोसाइटी रिचर दैन द ऑफ सोशल वेलफेयर डिप्लॉयड फॉर यूटिलिटेरियन. तो इस तरह से इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म हो गए. फोर्थ वन थ्योरी है आपकी एथनिक एंड रिवार्ड थ्योरी. इसका मतलब है कि पर्सन विशेष के लिए जिसने जो भी कुछ किया है, दैट दिस थ्योरी रेशनलाइज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम द moralistic and ethical aspect. The concept of ethnic require an equitable and proportional contribution from the side of creator or innovator who has invented something for the society, and here the intellectual property are viewed as an expression of acknowledgement and indebtedness to an author for doing more society expect for feel they are obliged to do so. With this reward theory, the legal right other excluded from using the work of methodology certain way. इन्होंने क्या कहा कि अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, कोई भी पर्सन जो भी इनोवेटर या क्रिएटर है वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए. तो इस तरह से ये होती है एथनिक एंड रिवार्ड थ्योरी. इसके बिहाइंड भी कुछ क्रिटिसिज्म आया, लोगों ने इसको किस तरह से क्रिटिसाइज किया. इन्होंने कहा कि ये थ्योरी क्या है कि बेनिफिट फ्रॉम सच राइट कैन ऑब्टेन्ड बाय एन इनोवेटर इन द इनिशियल ईयर्स, बट इफ द इनोवेटर डिजर्व द सेम राइट और नॉट इन क्वेश्चन टू अंडर दिस थ्योरी. उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए उसको इसका एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे, आफ्टर दैट क्या उसके राइट्स होंगे उस पर कोई भी डिस्कशन या डिस्क्लोजर नहीं है. इस तरह से दूसरी इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि इट्स लिमिटेशन इन प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज बिकॉज द ओल्ड इंडिजीनियस कम्युनिटी रिसीव्ड नो रिवार्ड फॉर देयर रेयर इन्वेंशंस और ट्रेडिशनल मेथड एंड आर्ट्स. ए पर्सन हु रजिस्टर्ड ए पेटेंट बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज वुड रिसीव द फुल रिवार्ड, नॉट द ओरिजिनल होल्डर ऑफ द नॉलेज. इस थ्योरी में क्या था कि जो भी सपोज कोई हमारा जैसे हमारे पास में कुछ एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स मिलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो है साइंस से रिलेट करके एस्ट्रोलॉजी में हमको इनोवेट किया हुआ है, या कुछ ऐसा है जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे एंसेस्टर्स ने
कलेक्ट की थी, बट उनके उस समय कोई मैकेनिज़्म नहीं थी जहाँ पर कि कोई हम उस समय पेटेंट करा सकें या उसके लिए उसका क्रेडिट दिया जा सके। तो इस तरह के जो है लोग जो पेटेंट कराएंगे उनके लिए उसका एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा और उसका रिवार्ड भी उन्हीं को मिल जाएगा, जिससे कि उस जिसके पास में एक्चुअल जो नॉलेज होल्डर है उसके लिए हम कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं। ये इसकी सेकंड ड्रॉबैक थी। नेक्स्ट हम थ्योरी डिस्कस करेंगे पर्सनहुड थ्योरी। पर्सनहुड थ्योरी इसमें क्या था, ये कांट हेगल नाम के एक फ़िलासफ़र थे। तो हेगल नाम के एक फ़िलासफ़र ने इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि प्रोफाउंडर ऑफ द थ्योरी विच क्लेम दैट इंटेलेक्चुअल राइट परमिट्स एंड प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एक्सटेंडिंग टू द मटेरियल थिंग्स। सपोज कोई इन्वेंशन कर रहा है, फॉर द टाइम बिंग उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ भी करती है। तो अगर हम उसके पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए तो कुछ रिकॉग्निशन दे नहीं रहे हैं, और जो पर्सन है उसके इन्वेंशन पर तो रिकॉग्निशन दिया। तो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी ऑफ एवरीवन फ्रेम्स इटसेल्फ ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क, इनोवेशन, आइडिया एंड क्रिएशन। द ऑगमेंटेशन ऑफ द पर्सनालिटी इज डीप सीटेड फॉर आवर property rights. Under this theory, personality and property law are compared in the field of copyright. Because the same way the tangible assets are protected, the creative artistic work are also viewed as the asset and get protected. After seeking this conflict labor theory of Locke and Hegel, personality or the spiritual theory may not seems to be best approach, since the Locke theory approaches the property as serving the personality, while the Hegel's theory perceives property as the reflection of personality. तो इस तरह से हमने ये जो देखा है, उन्होंने कहा कि हेगल की थ्योरी और जॉन लॉक की थ्योरी जो आपस में एक पर्सनालिटी अप्रोच करती है, दूसरा प्रॉपर्टी अप्रोच करती है। तो इस तरह से इन दोनों में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। नेक्स्ट आपकी जो इसके थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म हैं। क्या थे क्रिटिसिज्म? इसके थ्योरी क्या है कि बेनिफिट फ्रॉम सच राइट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इनोवेटर इन द इनिशियल ईयर्स, बट द इनोवेटर डिजर्व द सेम राइट इन नॉट क्वेश्चन अंडर दिस थ्योरी। अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी, लिमिटेशन प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज। ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म रहा। आपकी ये हो गई। इसका जो बेसिक क्रिटिसिज्म था कि क्रिएशन इज डन, वर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स क्रिएटर बट द डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक डोमेन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इन्होंने कहा कि पर्सनहुड थ्योरी में लोग सोसाइटी ही नहीं रिकॉग्नाइज करती है अगर किसी के क्रिएशन को, तो उसको क्या है, द वर्क टू गैदर्स इम्पोर्टेंस बिकॉज द अदर अदर्स इम्पोर्टेंस टू इट। अगर हम सोसाइटी में उसको रिकॉग्निशन पा लेते हैं तो ये इसके लिए बेनिफिट होगा इनोवेटर के लिए। सिक्स्थ थ्योरी है मॉरल डिजर्ट थ्योरी। ये भी अकॉर्डिंग टू लॉक एवरी मैन हैज़ ए प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, यानी हर पर्सन की खुद के अंदर एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फ्रूट्स ऑफ द मैन लेबर बिलोंग्स टू हिम। अगर उसने कुछ काम किया है, कुछ उसका लेबर है, तो उसका उसके ऊपर राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आल्सो फॉलो द सेम पैटर्न बिकॉज द इनोवेटर डिजर्व द राइट बिकॉज ऑफ इट इंटेलेक्चुअल और फिजिकल लेबर। इसमें क्या है कि आईपीआर जो है, आईपीआर भी उसी तरह की हमको राइट देता है। दिस थ्योरी कंपेंसेटिव वर्कर परफॉर्मेंस फॉर हिज एफर्ट, एबिलिटी, परसिस्टेंस और इंडस्ट्रियसनेस, लक, टाइम स्पेंड एंड डिफिकल्टी, डेंजर ऑफ द वर्क, लीडरशिप एक्सेट्रा, बट दिस फेल्स टू गिव एनी एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द वर्क लाइक इनहेरेंट वर्थ ऑफ लेबर ऑफ और जस्ट प्राइस फॉर द लेबर। ने कहा कि जिस तरह से हम एक इनोवेटर के लिए कुछ रिकॉग्निशन दे रहे हैं उसकी कुछ ही इन्वेंशन के लिए जिसमें कि उसका इंटेलेक्ट और फिजिकल दोनों लेबर लगा है, उसी तरह से हमको कुछ जो वर्कर्स हैं उसके भी काम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये ऐसी कुछ मैकेनिज्म बिल्ड करें जिससे कि इस चीज़ को भी रिकॉग्निशन मिल सके। इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी आए, लोगों ने इसको किस तरह से देखा उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या है कि लेजेंड हैड पॉइंटेड आउट दैट even if we grant the exclusive right to a specific idea, there is no process of being sure for assuming someone else did in later. तो इन्होंने कहा कि and same thought of idea. Thus these rights can also be vindicated if applied in the manner that the individual right and protected with the others right.
इन्होंने कहा है कि हम कुछ एक्सक्लूसिव राइट दें जिसमें ये बात का ध्यान रखें हमेशा कि किसी और के अधिकारों का हनन ना हो, है ना, किसी के अदर के। और सेवेंथ और ये लास्ट थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी का क्या इसेंस है? इस थ्योरी का बेसिक इसेंस ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स वैल्यू इन मार्केट इकोनॉमी। अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सपोज किसी का इन्वेंशन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्हाट्सएवर कुछ भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंसेंटिव मस्ट बी क्रिएटेड और ओवरकम और लॉसेस एंड द मार्केट फेलियर बिकॉज एवरी टाइम द इनोवेटर लॉस a huge amount of money due to the high initial creation cost and marginal distribution cost of intellectual products। सपोज किसी ने अपने इंटेलेक्ट से कुछ ऐसा इनोवेशन किया जिसकी मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं है, तो ऐसे लोगों को, जिसने कि बहुत सारा फिजिकल लेबर और इंटेलेक्चुअल लेबर लगाया है, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इस रिकॉग्निशन के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि उसकी मार्केट इकोनॉमी क्या रिकॉग्निशन मिलता है। इस थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ क्रिटिसिज्म भी आए कि इन्होंने कहा व्यू पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट देयर इज नो पर्टिकुलर ग्राउंड फॉर बिलीव ओनली द प्रॉपर्टी राइट्स कैन क्रिएट हिज दिस इंसेंटिव। ऑफन द इनोवेटर आर नॉट द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी राइट एंड इवन आफ्टर इंसेंटिव इज गिवन द क्वेश्चन इज स्टिल रिमेन्स एज हाउ मच इंसेंटिव इज एनफ टू सिक्योर द प्रॉपर्टी राइट। उन्होंने कहा इसमें कुछ ऐसा कोई भी चेक एंड बैलेंस ऐसा कुछ नहीं है जिसके बेस पे हम डिसाइड कर सकें कि मार्केट इकोनॉमी में जो उसका रोल था उसके हिसाब से उसको प्राइस मिला है या नहीं मिला है। तो इस तरह से ये हमने 7 थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया और इसी तरह से हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास बंद करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो नए जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।